गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छात्रों। आज हम लोग चौथे क्लास के हिंदी विषय के एक पाठ यानी कि एक सीरीज हम लोग लाए हैं और इस सीरीज में क्या देखेंगे हम लोग 11 सीरीज है, 11 पाठ है। 11 पाठ में क्या देखेंगे? पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू समझते हैं? पढ़क्कू की सूझ का मतलब जैसे यह एक कविता है और इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचना किया गया है और इस कविता में पढ़क्कू की सूझ का मतलब आप समझ रहे हैं। पढ़क्कू माने पढ़ने वाले। पढ़क्कू का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाले। तो पढ़ने वाले की क्या सूझ होती है बच्चों? पढ़ने वाले आपके गाँव में भी, आपके घरों पे भी बहुत ऐसे पढ़ने वाले लोग मिलते हैं जिन लोगों की कुछ सूझबूझ की बातें आती है और वह कैसी सूझ होती है। तो इस सूझ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पढ़क्कू की किस प्रकार की सूझ है, इस पे हम देखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी एक ऐसे पढ़क्कू का के सूझ के बारे में हम लोगों से जिक्र कर रहे हैं कि वह जानकार हैं, लेकिन जानकार होने के साथ साथ वह देहचोरी का काम भी बता रहे हैं कि वो देहचोर भी है और कैसे देहचोर है, जो दूसरों को अपने गुण के बारे में प्रकट करा रहे हैं और दर्शा रहे हैं कि देहचोरी कैसे हो सकता है और किस प्रकार से लोग जो होते हैं देहचोरी के काम करते हैं यानी काम चोरी करते हैं। इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा हम लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस कविता को ध्यानपूर्वक देखें। आप लोगों को बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं कि आप क्या करें कि भूख यदि नहीं है तो आप इस कविता को कुछ देर के लिए पहले अपने स्क्रीन पर पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और रोकने के बाद कविता को उतार लीजिए और आप कविता को याद रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। काफी मजा आता है कविता जब याद होता है और बात बात में आप कहीं बात करते हैं और कविता दो शब्द अगर दो लाइन वहां का जरूरत पड़ जाता है बात के क्रम में बोलने के लिए तो आप बोलते हैं तो आपकी बात और थोड़ा सा मनोहर हो जाता है। इसलिए बच्चों मैं आपसे ये बात फिर दोहराना चाहूंगा कि आप कविता को याद रखें, काफी अच्छा रहेगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी। तो चलिए पढ़क्कू की सूझ रामधारी सिंह दिनकर जी क्या बता रहे हैं कि एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां नहीं बात करते थे। जहां न कोई बात वहां नहीं बात करते थे मतलब समझ रहे हैं कि एक पढ़क्कू थे और वो बहुत तेज थे, इतने तेज थे कि तर्क शास्त्र वो पढ़ते थे, तर्क शास्त्र वो ज्यादा जानते थे, तर्क शास्त्र पे ज्यादा उनका नॉलेज होता था और जहां कोई बात भी नहीं होती थी वहां अपना एक नया बात कर देते थे, एक नई कहानी बना देते थे, बेमतलब की कहानी। जैसे आपके गांव में अभी मैंने बताया कि गांव में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बेमतलब की बातें करते हैं, झूठी सही बातों को लाके एक नया बात पेश कर देते हैं। तो उसी तरह के वो तर्कशास्त्री थे कि तर्कशास्त्र तो जानते थे लेकिन तर्कशास्त्र में अपनी नई बातों को गढ़ लेते थे। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी दूसरे पंक्ति में बता रहे हैं कि एक रोज वो पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। एक रोज वो पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। एक रोज की बात है कि वो बड़ी फिक्र में पड़ गए, बहुत चिंता में पड़ गए और ऐसी चिंता में पड़ गए कि उनको अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैल घूमता है कोल्हू में। कोल्हू समझते हैं? कोल्हू आज के डेट में कोल्हू नहीं है इसलिए आप लोग कोल्हू नहीं देख पा रहे हैं। कोल्हू का मतलब क्या होता है कि पहले जो होते थे जहां से तेल निकालने का काम होता था, जिनके घरों से तेल निकालने का काम होता था, तो उनके घरों पे क्या किया जाता था कि बैल को कोल्हू में रख के घुमाया जाता था और जितने बैल उसमें घूमेंगे क्या होगा? तेल उतना ही निकलेगा। यानी सरसों से तेल निकलेगा, थोड़ा सा तेल, मतलब जो भी वो अन्न होगा तेल निकालने वाला, उस अन्न से क्या होगा? तेल निकलेगा। तो इस तरह से वो कोल्हू के बैल को देख रहे थे कि बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए हुए बैल आखिर में घूम कैसे रहा है और घूम भी रहा है। तो आगे अगले लाइन में बता रहे हैं, अगले पंक्ति में बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है। कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है, यानी कई दिन तक वो सोचते रह गए कि मालिक बड़ा गजब है। कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है।
सिखा बैल को रखा इसने नीचे कोई ढब है। यानी कहने का मतलब है कि वो सोचते रहे और सोचते सोचते उनके मन में आया कि इसका मालिक बहुत ही तेज है, जो बैल को सिखा दिया है। निश्चित रूप से बैल को सिखा दिया है, बैल इसका सीख समझ गया है और जो ये कह रहा है वैसे बैल क्या करता है, करता है। समझिए कि आप अब समझ रहे हैं कि कितने बड़े वो तर्कशास्त्री थे, दिमाग लगा रहे थे। आप भी दिमाग ऐसे मत लगाइएगा, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहे थे, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दिमाग कितना था। समझ रहे हैं। अगले पंक्ति में फिर कवि बता रहे हैं कि आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। आखिर उसने मालिक से एक दिन पूछ ही दिया, तो आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद या कैसे। अजी बिना देखे, यानी कि वो मालिक से पूछे कि बिना देखे हुए तुम कैसे जान लेते हो तुम्हारा बैल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैठा है, आराम कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये तुम्हें कैसे पता चल जाता है। तो कैसे पता चल जाता है, इसके बारे में मालिक बताएगा कि कैसे पता चलता है। तो अगले पंक्ति में फिर अंधारी से दिनकर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है, घूमता खड़ा है या पागुर करता है। यानी तुम्हारे कोल्हू के जो बैल है ये कब चलते हैं, कब अड़ जाते हैं, कब ये अकड़ जाते हैं, कब घूमते हैं, कब खड़े रहते हैं, कब पागुर करते हैं, क्या ये तुमको कैसे पता चल जाता है। बिना देखे हुए तुम कैसे पता कर लेते हो कि तुम्हारा बैल चल रहा है कि पागुर कर रहा है। पागुर करना समझते हैं ना। पागुर करना शब्द जो है, जैसे जो भी मवेशी होते हैं वो पागुर करते हैं, माने मुंह चलाते हैं। खाना खा लेने के बाद जब हम लोग खाना खाते हैं, वैसा ही वो भी खाना खाता है बैल, और खाना खाने के बाद क्या करता है कि कौड़ी करता है, मुंह चलाता है। कौड़ी करना समझ रहे हैं। तो उसी को पागुर करना होता है कि तुम्हारा बैल जो है या कैसे पागुर करता है, तुम कैसे जान लेते हो, भेद कैसे तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारा बैल काम कर रहा है या तुम्हारा बैल आराम कर रहा है। मालिक ने यह कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है। मालिक ने यह कहा अजी इसमें यह बात क्या बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब समझ रहे हैं आप लोग कि मालिक ने कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं देखते क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। कि उसके गर्दन में घंटी लगा दी गई है, टांग दी गई है। तो उसके गर्दन में घंटी है, जिस घंटी के माध्यम से आगे अगले लाइन में यहाँ कवि बता रहे हैं, जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक कुछ धरता हूँ। जब तक यह बजते रहता है घंटी, तब तक समझो कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, बैल चल रहे हैं। और जब यह घंटी बजना बंद हो जाता है तो तनिक आके मैं उसका एक बार पूंछ पकड़ लेता हूँ। और जब पूंछ पकड़ लेता हूँ तो बैल तेजी से फिर दौड़ने लगते हैं। पता चल जाता है कि वो आराम कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। इस तरह से अगले पंक्ति में फिर अंधारी से दिनकर जी बता रहे हैं कि यह किसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि वह जो कोल्हू के बैल से जो तेल निकालने के काम कर रहे हैं, वह अब बता रहे हैं उस पढ़कू महोदय से। इतनी बातों को बता रहे हैं जो पढ़कू महोदय को समझ नहीं आ रहा था। कितने तेज थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर यहाँ कह रहे हैं कि कहा पढ़कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। देखिए अब अपनी लाज बचा रहे हैं, और लाज बचा के क्या कह रहे हैं कि कहा पढ़कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। बेवकूफ मतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि अब अपनी लाज बचाने के लिए वो पढ़कू महोदय कह रहे हैं उस कोल्हू के बैल चलाने वाले से कि कहा पढ़कू ने सुनकर, जब उनकी बातों को सुना तो तुम रहे सदा के कोरे, तुम एकदम कोरे हो, सीधे साधे हो, और इतने सीधे हो कि बेवकूफ भी हो। तुम इतने कोरे हो कि बेवकूफ भी हो, और बेवकूफ के साथ मतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। इसके बातों को तुम कुछ बुद्धि की बातों को तुम थोड़े समझ पाओगे, मत की बातों को थोड़े समझ पाओगे। दिमाग क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, अब उसी को बुद्धि सिखा रहे हैं। कौन बुद्धि सिखा रहे हैं? तो ये पढ़कू महोदय, जो पढ़कू महोदय है, या अब उसी को बुद्धि अपना दिखा रहे हैं।
आगे है अगले पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। देखिए समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारा किसी दिन बैल क्या करे कि अड़ जाए और अड़ के चुपचाप खड़ा हो जाए और खड़े हुए गर्दन धीरे धीरे हिलाते रहे, तो जब गर्दन हिलाते रहेगा तो घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास पाओगे, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो वो चुपचाप खड़े खड़े अगर वो बैल तुम्हारा घंटी बजाते रहे, गर्दन हिलाते रहे, तो उनका कहना है कि टुन टुन तो बजते रहेगी और तुम पास भी नहीं आओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा बैल काम कर रहा है कि आराम कर रहा है। तो मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, क्या एक बूंद तक तेल तुमको सांझ तक मिलेगा। तो देखिए अब वह तेल निकालने वाले महोदय अब उस पर नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि वह समझ रहे हैं कि यह जो है बेवकूफ है और हमको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, यह कामचोर है और कामचोरी की बात बता रहा है बैलों के साथ, क्योंकि बैलों की बात नहीं की जा रही है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक समय में ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जो दिन भर बैठे बैठे लोगों से तनख्वाह लेने की बात सोचते हैं, जो दिन भर किसी के घर में काम करने के नाम पर वह देह हिलाते रहते हैं, लेकिन शाम तक उनका कोई काम नहीं आता है और कोई काम का लाभ नहीं होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत पहले ये बात बता गए थे कि उस समय भी देह चोर लोग होते थे और वैसे लोगों पे इन्होंने कल्पना किया कि आज भी ऐसे लोग हैं। तो आगे अगले पंक्ति में बता रहे हैं कि मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पठक्कू जाओ, मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पठक्कू जाओ, सिखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ, जहां पे यह ज्ञान तुम सीखे हो जाओ और वहीं पे जाके फैलाओ, यह गलत बात हमारे पास मत फैलाओ, आराम करने वाली बात, देहचोरी वाली बात हमारे पास मत फैलाओ। यहाँ बैल भी तुम्हारी बात सुन के कहीं हो सकता है कि आराम करने लगे, हो सकता है ना ऐसा। और अंतिम पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिम पढ़ पाया है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यह दुनिया ही एक माया है, यह दुनिया ही क्या है, एक माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिम पढ़ पाया है, मेरा जो बैल है वह काम करने वाला बैल है, मेरे पास रहने वाला बैल वह काम करने वाला बैल है, ऐसे मंतिम को ऐसे मत को नहीं पढ़ने वाला है। इसलिए तुम अपने मत को लेकर जाओ और जाकर वहीं फैलाओ जहां से तुम इस मत को लेकर आए हो। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक समाज पे, आज के समाज पे वैसे लोगों पे एक तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, एक तरह की व्यंग कर रहे हैं और उसे ऐसे ढंग से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भी कुछ ऐसे कामचोर लोग हैं जो दिन भर किसी के घर काम करने के नाम पर दिन भर वो दिखाते हैं कि मैं काम में हूं और अंत उनका कोई फल नहीं दे पाते हैं, उनके काम का कोई लाभ नहीं दे पाते हैं। तो वैसे चीजों पे इन्होंने व्याख्या किया है इस कविता के माध्यम से। तो बच्चों इसमें कुछ प्रश्न है, जिस प्रश्न को आप नोट करेंगे मैं बता रहा हूं और इसको बनाकर आप फिर से क्या करेंगे, जैसे पिछले बार बहुत बच्चे ने बनाकर मुझे व्हाट्सएप किया था वैसा ही आप सभी लोग बना के, कुछ बच्चों ने किया था सभी लोगों ने नहीं किया था, तो मैं सभी बच्चों से बता रहा हूं कि आप सभी लोग बनाकर और फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करेंगे। अगर जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर यदि नहीं हो तो क्या करेंगे, ऐसे तो सबके पास होगा ही जो क्लास ले रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं हो वे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें कमेंट में जरूर लिख देंगे, मैं उनको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो चलिए अब पठक्कू की सूझ में अब हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि कविता से लिया गया है। कविता में क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए पठक्कू की सूझ कविता से एक कहानी कही गई है, एक कविता है लेकिन एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो, ठीक है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। ये प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि कवि की कविताएं जो है, कवि की कविताएं यानी कि तीसरी कक्षा में तुम रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी पढ़े हो, पिछली कक्षा में तीसरी कक्षा में पढ़े हो ना रामधारी सिंह दिनकर की कविता, यानी कि मिर्च का मजा पढ़ी थी आप लोगों ने।
मिर्च का मजा एक कविता था जिसको आप लोगों ने पढ़ा था। अब तुमने यहाँ पे इस कविता को पढ़ाकू की सूझ पढ़ी, दोनों में तुलना करना है कि जैसे क नंबर प्रश्न है, क नंबर प्रश्न में आपको तुलना करना है कि दोनों में से कौन सा कविता पढ़कर आपको ज्यादा मजा आया। क नंबर प्रश्न है कि दोनों कविता, मिर्च का मजा और दूसरा है पढ़ाकू की सूझ, तो दोनों को पढ़ने के बाद आपको दोनों में किसमें सबसे ज्यादा मजा आया। ठीक है, क नंबर प्रश्न हुआ। ख नंबर लिखिए कि तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़ाकू की सूझ ज्यादा अच्छा लगा, है ना। ये दोनों के ऊपर आप कमेंट करेंगे कि कौन अच्छा लगा। ठीक है, ग नंबर प्रश्न नोट करिए कि अपने साथियों के साथ मिल जाइए और अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो और कविता इकट्ठा करके एक कविता, माने 2-4 साथियों के साथ मिलकर आप क्या करें कि 2-2 लाइन का अपना एक कविता बनाएं और सबको जोड़ के एक नया कविता बनाने का प्रयास आपको करना है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर खंड में आइए। तीसरे नंबर खंड में आपको कौन सा काम करना है बच्चों, तो मेहनत के मुहावरे कुछ दिए गए हैं। मेहनत के मुहावरे, मेहनत करने के कुछ मुहावरे होते हैं, जैसे कोल्हू का बैल समझते हैं ना, कि दिन भर खटते रहना, दिन भर काम करते रहना, वैसे लोगों को कोल्हू का बैल कहा जाता है। यानी वैसे लोग जो दिन भर काम में ही लगे रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलता है, वैसे लोगों को कोल्हू का बैल कहा जा सकता है। ठीक है, तो कोल्हू का बैल जो है ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत कराई जाती है। जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत कराई जाती है, वैसे लोगों को कोल्हू का बैल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दिन रात एक करना, ये मुहावरा है। दूसरा है पसीना बहाना। तीसरा आपका है कि एड़ी चोटी जोर लगाना। इस पे आपको एक एक वाक्य बनाने हैं, जैसे कोल्हू के बैल पे हुआ था वैसा ही तीनों पे आपको एक एक वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए चौथे खंड में आप देखिए कि पढ़ाकू के बारे में दिया गया है। चौथे खंड में पढ़ाकू, यानी कि पढ़ाकू का नाम पढ़ाकू क्यों पड़ा होगा, पढ़ाकू का नाम पढ़ाकू क्यों पड़ा होगा, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। ख नंबर में लिखिए प्रश्न कि तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो। तुम्हें भी तो लगता है कि कोई काम बहुत मन से करते हो, तो कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़ाकू जैसा कोई शब्द सोचो। पढ़ाकू के जैसा ही कोई शब्द सोचो कि कौन सा काम मन से करना चाहते हो। और पांचवा में है, पांचवा खंड में कि अपना तरीका। तो अपना तरीका आप कैसे देखेंगे, अपना तरीका में आपको देखना है कि हाँ जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, यानी कि जब उसकी घंटी बजती नहीं तो दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, है ना। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं कौन से वाक्य हैं उसको अपने शब्द में लिखना है। तो क नंबर में लिखिए कि मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मगर बूंद तक तेल भी, यानी बूंद भर तेल भी तुम सांझ तक पाओगे। क नंबर में हो गया। ख नंबर में लिखिए कि बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मंतिक माने मन, विचार, मत, समझ रहे हैं ना। और ग नंबर में लिखिए कि सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई क्या है, देख रहे हैं ना, कि सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, निश्चय रूप से कोई ढब है, इसका अर्थ बताना है। और घ नंबर में आपको लिखना है कि जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे, देख रहे हैं ना यहाँ। तो इस तरह से बच्चों इस कविता के जो प्रश्न है इसको लिख के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप निश्चित रूप से देखेंगे दाहिने हिस्से में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके साथ एक बेल आइकन होगा जिसको आप पुश करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको ये लाभ होगा कि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा आपके क्लास का कौन सा वीडियो अपलोड हुआ। आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं बच्चों। गुड बाय।